हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। यूएस स्ट्राइक ईरान न्यूक, पाक न्यू प्लान, ईरान वार्न्स यूएस ट्रूप्स, इंडिया न्यू पिनाका रॉकेट। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और यूएसए ईरान के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है अगर वो पता करनी है तो अमेरिकन देसी टीवी में भी आया है वीडियो, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो कि अभी लास्ट लेटेस्ट क्या हुआ है। तो चलो देखते हैं डिटेल्स। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बीएल भारतीय वायुसेना को सप्लाई करेगी 2 माउंटेन रडार। सोलर डिफेंस ने भारतीय सेना के लिए रवाना किए पिनाका मार्क 1 के इनहेंस्ड वर्जन। स्पेन के बाद इटली ने भी यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने बेस पर उतरने से किया मना। ईरान ने किया दावा यूएस के सीक्रेट सेंटर को डिस्ट्रॉय करने का। और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कंडक्ट कर सकता है फिर से कोई बड़ा आतंकी हमला। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय और बीईएल के बीच 1950 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीईएल भारतीय वायुसेना के लिए 2 माउंटेन रडार्स को सप्लाई करेगी, जिन्हें भारत में ही स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये जो रडार्स हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, यूएवीज, ड्रोन्स तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है और ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम में काम करती है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने उनके द्वारा बनाए गए पिनाका रॉकेट के इनहेंस्ड मार्क 1 वर्जन का पहला बैच भारतीय सेना के लिए डिस्पैच कर दिया है। और पिनाका इनहेंस्ड मार्क 1 वर्जन को बनाने वाली सोलर डिफेंस भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी है। और इस पिनाका मार्क 1 के इनहेंस्ड वाले वर्जन में जो उसकी मारक क्षमता है उसे 45 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। और बाकी अगर किसी को ये जानना है कि पिनाका रॉकेट्स कितने ज्यादा कैपेबल हैं तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अभी भी इसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। भले ही यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि वे इसको कुछ सप्ताह में समाप्त कर देंगे। और अब तक वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूएस ऑफिशियल्स को ही कोट करते हुए ये लिखा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त करने को तैयार हैं, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी हद तक बंद रहे और इसको खुलवाने का जो कैंपेन है उसको बाद के लिए टाल दिया गया है। और ये रिपोर्ट एक ऐसे समय पर आई है जब अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करके क्लेम किया था कि अगर ईरान बिजनेस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली ओपन नहीं करेगा तो फिर अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स और अन्य स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा जो नई मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें यह भी क्लेम किया गया कि स्पेन के बाद अब इटली ने भी मिडिल ईस्ट जाने से पहले उनके सिगुरेला एयरबेस पर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। और रिपोर्ट में सोर्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो इनकार किया गया है तो ये इटालियन मिलिट्री लीडरशिप से अनुमति और परामर्श के अभाव के कारण हुआ है। और जो अपोजिशन पार्टीज है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने से बचने के लिए यूएस बेस के उपयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार से आग्रह कर रही है। और जिस तरह से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में 2 बातें होती है, एक होता है कि एयर स्पेस को आपने रोका, एक होता है कि अपने बेस पे आने नहीं दिया। तो इटली का डिफरेंट है देन स्पेन, दोनों की अलग बात है। यूएस को नेटो एलाइज से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इस बात की फ्रस्ट्रेशन यूएस प्रेसिडेंट की सोशल मीडिया पोस्ट में भी क्लियरली दिख रही है। तो यही फ्रस्ट्रेशन एक बार फिर से देखिए जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फिर से पोस्ट करी है और इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने एलाइज को फिर से क्रिटिसाइज करते हुए कुछ ऐसा लिखा है कि जिन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि यूके जिसने ईरान के पतन में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उनके लिए मेरा एक सुझाव है। पहला ये कि अमेरिका से तेल खरीदें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। या दूसरा ये कि थोड़ी हिम्मत जुटाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाएं और उस पर कब्जा कर लें और खुद तेल ले लें। आपको खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी मदद के लिए नहीं थे। और ईरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है, तो इसलिए जाओ और अपना तेल खुद हासिल करो। यूएस प्रेसिडेंट ने एक और पोस्ट करी है फ्रांस को लेकर जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस ने मिलिट्री सप्लाई से लोडेड इजराइल जा रहे एयरक्राफ्ट को फ्रेंच टेरिटरी से होकर गुजरने नहीं दिया है। और ईरान वाले मामले पर फ्रांस ने सरासर असहयोग दिखाया है और अमेरिका इस बात को याद रखेगा। इसी बीच टर्की की तरफ से क्लेम किया गया कि चौथी बार ऐसा हुआ है कि उनके एयर स्पेस को मिसाइल ने ब्रीच किया है, जो कि उनके मुताबिक संभावित रूप से ईरान द्वारा लॉन्च की गई थी, लेकिन उसे नेटो के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। और टर्की ने इस मुद्दे को उठाया है कि जो इंसिडेंट अब बार बार रिपीट हो रहा है तो कैसे इससे रीजनल क्राइसिस बढ़ रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस वाले दावे से इनकार किया है और इस मिसाइल ब्रीच की रिस्पांसिबिलिटी लेने से मना किया है और इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया है। वहीं यूएई की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज 31 मार्च 2026 को यूएई के एयर डिफेंस ने 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 4 क्रूज मिसाइल्स और लगभग 36 यूएवीज को इंगेज किया था, जो कि ईरान से लॉन्च किए गए। और जब से इस वॉर की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक यूएई के एयर डिफेंस 433 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 19 क्रूज मिसाइल्स और 1977 यूएवीज को इंगेज कर चुके हैं। इन हमलों में सऊदी आर्म फोर्सेस के 2 मेंबर्स की जान भी गई है और अभी तक टोटल 188 लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं, जिनमें और भी देशों के नेशनल्स शामिल हैं।
यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक यूएस और इसराइल की लेटेस्ट एयर स्ट्राइक में ईरान के इस्फहान में ईरान के लार्ज एम्यूनेशन डिपो पर 2000 पाउंड्स के बंकर बस्टर बॉम्ब से स्ट्राइक की गई है और ईरान के इस फैसिलिटी के डिस्ट्रक्शन की वीडियो भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल से शेयर की गई थी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि इस स्ट्राइक में हाई वॉल्यूम के बंकर बस्टर्स और पेनिट्रेटर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के IRGC नेवी की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है कि उन्होंने इस रीजन में यूएस के सीक्रेट आर्मी सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ईरान का यह भी दावा है कि इस दौरान इस सेंटर में करीब 200 यूएस ऑफिशियल्स मौजूद थे और ईरान का यह भी कहना है कि इस रीजन में यूएस के सभी बेसेस अनसेफ हैं। ईरानी मिलिट्री के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि चूंकि तुमने हमारे लीडर्स के प्राइवेट रेजिडेंस उनकी फैमिलीज को भी टारगेट किया तो इसलिए अब से ईरान भी इस रीजन में प्राइवेट रेजिडेंसेस पर भी तुम्हारे सभी लीडर्स को टारगेट करेगा। इसी बीच ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रैवल करने वाली वेसल से टोल कलेक्ट करने वाली योजना को भी अप्रूव कर दिया है और इस वाले प्रस्ताव में न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने वाले जहाजों पर टोल लगाना जबकि अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल था। और इसके अलावा इस रास्ते पर ईरान के डोमिनेंस को मजबूत रखने के लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी और एनवायरमेंटल मेजर्स तो इनको भी हाईलाइट किया गया। यही बात मैं बोल रही थी ना कि ये पैसे ले रहा है निकालने के, हफ्ता ले रहा है। और मैं कह रही थी न्यूज़ ये भी आ रही है कि शायद इंडिया को भी देना पड़ा है। तो आप लोग यही मान ही नहीं रहे हो। तो ये देख लो कि ये अब हफ्ता लेगा, जो भी जाएगा उससे हफ्ता लेगा। इसीलिए यूएसए बोला था कि आके तुम करो, अब नहीं कर रहे तो नहीं देना तो लड़ लो जाके। तो लड़ लो, और अगर नहीं लड़ना तो फिर हफ्ता देते रहो। क्योंकि अब यूएसए ने कहा तुम जब आ ही नहीं रहे हो, वही फ्रांस और ये सब, कि तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को मैं हफ्ते को हटाओ। तो इससे पता चलता है कि भैया चल क्या रहा था। नहीं तो हफ्ते की बात अब कहाँ से आ गई, जो हम पहले ही बोल रहे थे कि वो हफ्ता ले रहा है। जिनको भेज रहा है उनको मोस्टली वो हफ्ते से ही ऐसे लग रहा है दे रहा है कि तुम हफ्ता दो, तुम्हारी बोट जाएगी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू अगर किसी शिप को जाना है तो ईरान के साथ बिना एग्रीमेंट के वो आगे नहीं जा सकती। और यहाँ से हो गई दादागिरी। होने वाले शिप्स के डॉक्यूमेंट्स को ईरान खुद रिव्यू करेगा और ईरान के अप्रूवल के बाद ही यहाँ से शिप को जाने देंगे। और जबकि ईरान में जो यूएस के एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस की रिपोर्ट्स भी आ रही थी, तो इन्हीं ऑपरेशंस को लेकर ईरान के टॉप कमांडर की तरफ से फिर से वार्न किया गया है कि ईरान पर आक्रमण करने वाले किसी भी एग्रेसर के वो पैर काट देंगे। और जबकि ईरानी मीडिया की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान में किसी भी तरह का ग्राउंड इन्वेजन करने का प्रयास करता है तो इस तरह की स्थिति में जो रशियन चेचन यूनिट्स हैं तो वो भी ईरान में डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी ईरान पर दुश्मन के किसी भी एग्रेशन की निंदा करी है और कहा है कि अगर वह ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो इसका जवाब भी बहुत ही पावरफुल तरीके से दिया जाएगा। और ठीक है, और वो कह रहे रशिया का भी वो भी आएंगे, वो रशिया खुद ही वहाँ वॉर में फंसा हुआ है, वो कहाँ से भेजेगा? मुझे तो ये शक हो रहा है। ईरान की तरफ से तो ये भी क्लेम किया गया कि जो यूएस और इसराइल हैं वो 30 दिन के बाद भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और ईरान ने उन लोगों को भी वार्न किया है कि जो भी ईरान के दुश्मन देशों के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे हाल ही में संशोधित कानून के तहत मृत्युदंड और उसकी सभी संपत्तियों की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने तो अपने रेसलर्स को, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ही ऐसे मब कर दिया, तो ये दूसरों को तो मतलब अपनी दादागिरी किसी को भी पकड़ के बोल दो जिससे भी तुमको तकलीफ हो रही है और बोल देना कि भैया तो स्पाई है और बस खत्म कर दो उसको। कोई प्रॉपर कोर्ट सिस्टम प्रूविंग तो होगी ही नहीं, केस कुछ तो होगा ही नहीं। और ईरानियन जुडिशरी के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि अगर कोई फोटोज या वीडियोस भी शेयर कर रहा है जिससे दुश्मन को टारगेटिंग करने में मदद मिल रही है तो इस वाली कंडीशन को भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। फोटो भी नहीं लो, कोई दिखाए, मतलब दुनिया में किसी को न्यूज ही ना जाए कि ईरान के अंदर हो क्या रहा है, कितनी तबाही हो रही है, नहीं हो रही है, उसको भी अब रोक दिया इन्होंने ये बोलकर। तो महीने भर में लगभग 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिनमें इंडिविजुअल्स पर सेंसिटिव लोकेशंस पर वीडियो बनाने, एंटी गवर्नमेंट कंटेंट को ऑनलाइन शेयर करने या एनिमी के साथ कोऑपरेट करने के आरोप हैं। ईरानियन IRIB न्यूज एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि पर्शियन गल्फ पर लगभग 2 मिलियन बैरल्स कैपेसिटी वाले एक ऑयल टैंकर को आज सुबह हिट किया गया और कुछ मीडिया आउटलेट्स दावा कर रहे हैं कि इस टैंकर ने ईरान से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होने की परमिशन नहीं ली थी और इसी वजह से इस पर हमला किया गया। इसके अलावा ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से अनाउंस किया गया कि इजराइल की लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के एडवाइजर टू द चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जमशीद इशाकी तो इनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। इसके अलावा ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से भी दावा किया गया कि सोमवार को ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर हुए अमेरिकन स्ट्राइक में महान एयर का एक एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया और जिससे भारत में मानवीय सहायता को प्राप्त करने के लिए जा रहे एक मिशन में संभावित रूप से बाधा उत्पन्न हो सकती है। और बताया जा रहा है कि ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इस सप्ताह नई दिल्ली के लिए शेड्यूल किया गया था ताकि वो ईरान के लोगों के लिए भारत से जरूरी मेडिकल सप्लाईज को ला सके। ईरान से इंडिया जा रहा है वहाँ से मेडिकल सप्लाईज लेने और वो ऐसे दिखा रहा है कि भैया इंडिया का को किया है, वो इंडिया को नहीं किया, इंडिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका वहाँ पे उन्होंने हिट किया है, जो भी उनका एयरबेस होगा जो भी होगा वहाँ पे ये प्लेन पड़ा था, ये भी ख़त्म हो गया और ये तैयारी कर रहा था कि हम जाके वहाँ से सामान लेके आए इंडिया से।
और इसके अलावा एक बड़ी रिपोर्ट यह है जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से दावा किया गया कि ईरान पर यूएस और इजराइल के हमलों से कुछ सप्ताह पहले यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी के लिए एक ब्रोकर ने मेजर डिफेंस कंपनीज में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के प्रयास किए थे। क्या नहीं समझ आया, क्या बोला? पाकिस्तान की तरफ से ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है, या यूं कहें सुअरों का संगठन जैश, तो इस संगठन का जो सबसे बड़ा सुअर है मसूद अजहर, जिसने संगठन बनाया था, तो इस मसूद अजहर का बड़ा भाई हाफिज हकीम मोहम्मद ताहिर, तो इसे बहावलपुर में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया है। से याद आया पाकिस्तान के न्यूज धुरंधर चैनल्स हैं, तो उनमें आजकल कुछ अलग सी गतिविधियां देखने को मिली हैं और वे भारत के खिलाफ एक नए फेक नैरेटिव को फैला रहे हैं, और जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि जो भारत है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई वॉर स्टार्ट करने वाला है। और ये दावा किया जा रहा है कि उनकी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस यूनिट ने कुछ मैसेज इंटरसेप्ट किया है और इससे उन्हें भारत की इस योजना के बारे में जानकारी मिली है। यार मुझे भी ये पता चला था, कमेंट्स में किसी ने आप में से लिखा भी था कि भैया कुछ होने वाला है। मैंने कहा अच्छा भाई। और फिर यही सेम नैरेटिव जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रहा है, तो उसे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और जिससे इस बात के संकेत देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो खुद भारत के खिलाफ कोई आतंकी हमले की बड़ी योजना बना रहे हैं। और तो आप सभी जानती हैं किस तरह से भारत की एजेंसीज ने हाल ही में करे। अब हमने तो पहले ही बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, और इस बारी तो और भी बड़ा कुछ करेंगे, शायद पीओके आ जाएगा। मैं तो यही होप कर रही हूँ। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से लिंक रखने वाले उनके कुछ प्रमुख ऑपरेटिव्स को पकड़ा था, और ये सामने आए थे कि कैसे वो भारत में कुछ बड़े आतंकी हमलों की योजना पर काम कर रहे थे। और अब पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स द्वारा अचानक से नैरेटिव फैलाना कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के मैसेज को इंटरसेप्ट किया है, और भारत के मैसेज को फालतू, वही पाकिस्तान ईरान, बस वही सेम। मेरे को तो दोनों में वही नैरेटिव, वही बातें, अल्लू छल्लू, कुछ नहीं, प्रूफ है नहीं, बोलते जाओ, वही काम है करने वाला है। और इससे पहले जब पाकिस्तान ने इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया था, तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। रही बात पाकिस्तानी मीडिया के इस दावे की कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के किसी मैसेज को इंटरसेप्ट किया है, तो ये बात तो शायद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस यूनिट को भी नहीं पता होगी कि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज इंटरसेप्ट किया है। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है, इसके संभावित रूप से भारत में किसी आतंकी हमले को करके अपने आप को कवर करने का पहले से तैयारी हो सकती है। और क्या पता ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के किसी मालिक ने कहा हो कि हमने कुछ रायता फैला दिया है, अब उसे हम समेट नहीं पा रहे, तो लोगों का ध्यान तो भटकाने के लिए कुछ चाहिए, तो क्यों ना अपने मालिक को बचाने के लिए पाकिस्तानी अपनी कुर्बानी दे दे। और हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो ही सकता है, हम तो बस कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए PKMTB। काफ़ी सारी न्यूज़ थी, तो मैं तो यही कहूँगी कि USA और ईरान से रिलेटेड जो भी आपको अगर न्यूज़ चाहिए तो वो वहाँ पे जाके अमेरिकन देसी TV, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देखो लेटेस्ट क्या हो रहा है। और वो भी उस नरेटिव से भी नहीं होगी, जो हो रहा है उसी को फैक्ट बेस बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस टाइप का आपको थोड़ा आइडिया होगा। और रही बात ये फ्रांस और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं कि भाई हम तुम्हें एयर स्पेस नहीं देंगे, हम तुमको रखने दें, ठीक है, तुम नहीं दोगे, कल को जब तुम्हें ज़रूरत होगी USA नहीं करेगा, सिंपल। और इससे पता चला नेटो कितना, मतलब ये लोगों ने नेटो से खुद फ़ायदा कितना उठाया हुआ था, और अब अपनी बारी में कोई चिनको नहीं। ये बात बिल्कुल सही हो रही है कि जिसका ऑयल रुक रहा है वहां पे उसको अपने आप जाके डील करना है, नहीं लड़ना। यूएसए का ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर वेपन्स अपना काम करे, यूएसए निकल ले। जैसे ईरान मतलब इतना मेक श्योर कर लिया ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, यूरेनियम ले लिया, यू आर डन। या अपना ऑपरेशन जो था जिस पर्पस से गए थे करो, दुनिया की के लिए हेल्प करने की, भैया उसकी दादीगिरी ईरान की हट जाए, वो करने की जरूरत नहीं है। यूएसए के बाद एक फाइनल स्टेप करना पड़ेगा, जो यूएसए में प्रोड्यूस हो रहा है ऑयल उसको डीकपल करना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट से, इसलिए ग्लोबल मार्केट रेट अलग है, यूएसए का इंटरनल रेट विल भी अलग। वो डीकपल कब कैसे करते हैं, वी विल सी। आई होप उनको ये दिमाग में आए कि सारी दुनिया के साथ अपना किया है, क्योंकि वहाँ पे बढ़े तो यहाँ यूएसए में भी बढ़ जाए, वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप कुछ बातचीत कर रहे हैं ये लोग, इनको दिमाग में कुछ आ रहा है। आई होप सो। और जिसकी प्रॉब्लम है वो कर ले, देख लो ईरान ने कर दी दादागिरी शुरू कि भाई हम तो हफ्ता लेंगे, जो हम कब से बोल रहे थे। अब यहाँ इंडिया में भी न्यूज़ आई गई वही बात की, अब हफ्ता देना पड़ेगा सबको, दो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।